हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम लोग 2001 के मैथ का क्वेश्चंस करेंगे। जो क्वेश्चंस जो अच्छा होगा, जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछने लायक होगा, वही क्वेश्चन हम लोग करेंगे। और तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और देखिए आपके स्क्रीन पे है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक चर दिया गया है। चर मतलब वेरिएबल, ये चर दिया गया है और इसके नीचे क्या दिया गया है, बारंबारता। बारंबारता मतलब फ्रीक्वेंसी दिया गया है। ठीक है, चर को बोलते हैं एक्स आई, ये दिया गया है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में क्या क्या दिया गया, इसमें नंबर देख लीजिए। यहाँ पे दिया गया है 3, यहाँ पे दिया गया है चर में दिया गया 3, 5, 7, 11, 16 और इधर दिया गया है फ्रीक्वेंसी में 2, 3, 5, 9 और 2। इस तरह से क्वेश्चंस दिया गया। ठीक है, इसमें आपका पहला क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 7 का संचयी बारंबारता निकालो। 7 का संचयी बारंबारता निकालने के लिए आपसे बोल रहा था। तो मैं क्या बताया था, संचयी बारंबारता निकालने के लिए जो ये फ्रीक्वेंसी दिया गया है उसको आप जोड़ते जाओ। इसका तो संचयी बारंबारता 2 हो जाएगा, 2 में 3 जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 में 5 जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 10, 10 में 9 जुटेगा तो 19 और 19 में 2 जुटेगा तो 21। आपसे पूछ क्या रहा है, 7 का संचयी बारंबारता। तो 7 कहाँ है, चर 7 यहाँ पे है। इसका संचयी बारंबारता कितना होगा, 10 होगा। 7 का संचयी बारंबारता कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर सी। आंसर सी। चलिए ये तो हो गया, इसका आंसर हो गया सी। अब इसका अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 62 में कह रहा है कि ऊपर वाले क्वेश्चन में जो 61 नंबर क्वेश्चन है उसमें दिए गए सारणी के अनुसार समानांतर माध्य निकाले। आपसे माध्य पूछ रहा है, मतलब मीन पूछ रहा है। तो आपको क्या पता है, एक्स आई पता ही है, एफ आई पता ही है। हम लोग माध्य इक्वल्स टू क्या होता है, माध्य इक्वल्स टू क्या होता है, माध्य इक्वल्स टू क्या होता है, हम लोग पढ़े थे माध्य इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई। ठीक है, तो समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई निकाल लीजिए। तो सबसे पहले तो वो निकालने से पहले आपको एफ आई इंटू एक्स आई निकालना होगा। तो एफ आई इंटू एक्स आई, इसको आप मल्टीप्लाई कर दिए तो 3 2 जा 6, ये कितना हो जाएगा 15, ये कितना हो जाएगा 7 5 35, ये कितना हो जाएगा 99 और ये कितना हो जाएगा 32। अगर आप सबको ऐड कीजिएगा, सबको ऐड करने के बाद कितना हो जाएगा, 9 2 11, 11 5 16, 16 16 5 21, 21 6 27, 2 कैरी हो गया, 9 3 12, 12 3 15, 15 1 16, 16 2 19, 16 2 18, 187 आपका आ गया एफ आई इंटू एक्स आई। समेशन ऑफ एफ आई निकाल लीजिए, ये क्या हो गया, समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई। समेशन ऑफ एफ आई मतलब समेशन मतलब सब एफ आई को जोड़ दीजिए। तो सब एफ आई को जोड़िएगा, 2 3 5 5 5 10 10 9 19 19 2 21, ये आ गया 21। अब आप माध्य निकाल लीजिए, एक्स बार इक्वल्स टू एफ आई समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई। समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 187 डिवाइडेड बाई कितना है 21, 187 डिवाइडेड बाई 21। देख लीजिए आप कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है ना। अगर मिस्टेक होगा कैलकुलेशन तो आप सुधार लेंगे, नहीं बिल्कुल सही है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ऑप्शन के हिसाब से देखिए किस तरह से वैल्यू दिया है। पॉइंट, तो पॉइंट में इसका आंसर है, तो पॉइंट में इसका आंसर कितना आ जाएगा 8.9 और इस तरह से आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। आई होप कि आप लोग समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को। आप नोट डाउन करें, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। नोट डाउन कर लीजिए आप लोग जल्दी से। चलिए हो गया होगा, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपके देखिए स्क्रीन पे आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 विषम संख्याओं का माध्य क्या दिया गया है,
4 विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। 4 विषम संख्याओं का माध्य बोल रहा है कि 6 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। देखिए यहाँ पे विषम संख्या दिया नहीं है, ठीक है, दिया नहीं है तो आपको खुद से मानना पड़ेगा। तो मान लो कि x एक विषम संख्या है, x एक विषम संख्या है। अब नेक्स्ट आपको विषम संख्या इससे जस्ट लगातार का मतलब अगर 1 है उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9, इस तरह से विषम संख्या होता है। विषम संख्या इंग्लिश वाले बच्चे ऑड नंबर, ठीक है, 4 ऑड नंबर का ये सम दिया गया, ठीक है। तो इस तरह से है। तो अब आप देखो x मान लो ये विषम संख्या है तो दूसरा अगर विषम संख्या आपको मानना होगा तो x प्लस 2, क्योंकि अगर देखो अगर विषम, आप इतना बताना कि मैं x प्लस 2 क्यों किया, x प्लस 1 क्यों नहीं किया। अगर आप विषम संख्या में मतलब ऑड नंबर में अगर आप क्या देखिए ऑड नंबर मान लो कितना है 3, एक ऑड नंबर है, इसमें एक कोई इवन नंबर जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 5, ये भी क्या आ जाएगा ऑड नंबर। आप कुछ कोई भी इवन नंबर जोड़ के देख लो, 4 जोड़ के देख लो 7, ये भी क्या आ गया ऑड नंबर। मतलब ऑड मतलब हिंदी वाले विषम। तो जब भी किसी, हाँ तो मैं यहाँ पे अगर इसमें 7 जोड़े तो ये भी ऑड हो गया, अगर 3 में 6 जोड़िएगा तो भी ये कितना हो जाएगा 9, ये भी क्या है ऑड है। आप क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि अगर विषम संख्या में अगर सम संख्या जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, विषम संख्या मिलेगा। यही वजह है कि मैं यहाँ पे इसको मैं माना हूं कि x एक विषम है तो इसमें अगर इसके जस्ट बाद वाला विषम नंबर अगर इसमें 1 जोड़ दूंगा मैं तो ये क्या आ जाएगा। अगर मैं उसके जस्ट उसमें 1 जोड़ दूंगा, देखो 3 में अगर मैं 1 जोड़ता तो कितना आ जाता, 4 आ जाता। 4 क्या है, एक सम है, लेकिन मेरे को क्या चाहिए, ये भी विषम ही चाहिए, क्योंकि चारों लगातार संख्या क्या चाहिए, विषम चाहिए। इसलिए क्या है मैं x प्लस 2 किया हूं। नेक्स्ट विषम क्या हो जाएगा, x प्लस 3 होगा या x प्लस 4 होगा। x प्लस 3 करेंगे तो सम संख्या आ जाएगा, x प्लस 4 हो जाएगा, x प्लस 4 हो जाएगा। और नेक्स्ट विषम संख्या कितना हो जाएगा, x प्लस 6। अब ये 4 विषम संख्या आ गया। इन चारों का माध्य बोल रहा है कि कितना है, 6 है। तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, सब नंबर को जोड़ दो तो माध्य इक्वल्स टू कितना आता है, 6 दिया है, सब नंबर को जोड़ दूं तब x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 डिवाइडेड बाई कितना नंबर है, 1 2 3 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 24। ये कितना हो जाएगा 1 2 3 4x है तो 4x प्लस 2 2 4 मतलब 4 2 6 12 प्लस 12। ये इधर क्या आ गया, इधर आगे घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 24 में से 12 घटेगा तो कितना हो जाएगा 12 इक्वल्स टू एक्स। तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 3। x का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। आपसे x का वैल्यू तो नहीं पूछ रहा है, सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सा है, x प्लस 6। तो अगर x के जगह पर 3 रख देंगे तो 3 प्लस 6 कितना आ जाएगा 9। ये सबसे बड़ी संख्या होगा, 9 कौन सा हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या। और यही आपका आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी। ठीक है, तो होप कि आप इस क्वेश्चंस को समझ पाए होंगे। चलिए आप नोट डाउन कीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। मिटा दो, स्क्रीन शॉट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समीकरण दिया गया है, एक इक्वेशन दिया गया है q माइनस आर का एक्स स्क्वायर प्लस आर माइनस पी एक्स प्लस पी माइनस क्यू इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन दिया गया है, ये समीकरण दिया गया है। पूछ रहा है कि इसमें क्या पूछ रहा है, तो मूल बताइए। मूल मतलब इसका रूट पूछ रहा है, रूट पूछ रहा है। तो रूट कैसे निकालते हैं, 2 रूट होता है, अल्फा कमा बीटा, अल्फा कमा बीटा निम्नलिखित में। तो मूल कौन से होंगे, ठीक है, अल्फा कमा बीटा इसका क्या होता है, रूट। तो रूट निकालने का क्या तरीका है, सबसे पहले क्या करते हैं, रूट निकालने के लिए क्या करेंगे। अच्छा, आप और क्या कर सकते हैं इसको रूट निकालने के लिए, कैसे इसका रूट निकालेंगे। तो देखिए मैं थोड़ा सा आपको कुछ कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। देखो मान लो ऐसा क्वेश्चन रहेगा 6x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो इसका रूट निकालना रहेगा तो सबसे क्या करेंगे, आप पहले मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, मध्य टर्म को तोड़ेंगे 2 पार्ट में और वहां से आप इसका रूट निकाल लीजिएगा अल्फा और बीटा।
लेकिन जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा या फिर आप ऐसे निकालेंगे, डी निकाल लेंगे, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, फिर इसके बाद अल्फा कॉमा बीटा बराबर डी प्लस माइनस माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी डिवाइडेड बाई क्या कर लेता 4a। तो इस तरह से आप निकाल सकते थे। लेकिन क्या है ना, इस क्वेश्चन में ये सब करने में बहुत कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है, आप इस क्वेश्चन में वही सीखेंगे। मैं पहले भी बताया था कि जो थोड़ा सा क्वेश्चन सीखने लायक होगा उसी क्वेश्चन को मैं यहाँ पे लूंगा, और जिस तरह से क्वेश्चन यहाँ पे मैं ये, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो जिसका रूट निकालना थोड़ा डिफिकल्ट हो, पी क्यू आर के टर्म में दिया हो, तो सबसे पहले ये सबका सबके कोफिशिएंट को जोड़ के देखिए। अगर सबका कोफिशिएंट का सम अगर 0 आ जाए तो वहां से ये पता चल जाता है कि इसका एक रूट 1 होगा और दूसरा रूट आप निकाल लेंगे। जब आपको एक रूट पता हो जाएगा तो दूसरा रूट निकालना इजी हो जाता है। तो आप यहाँ पे चेक कीजिए, Q माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू। ये देखिए Q से Q का कैंसिल, R से R कैंसिल और P से P कैंसिल, ये सबका मिलके क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जब भी ऐसा कंडीशन बने कि सबके कोफिशिएंट का सम 0 आ जाए तब आप कह सकते हैं कि इसका एक रूट, मतलब मान लो अल्फा का वैल्यू 1 हो गया तो बीटा आप निकाल सकते हो कि बीटा क्या होगा। मतलब इसका एक रूट, मतलब इसका एक रूट को हिंदी में क्या बोले, एक मूल, इसका एक मूल क्या हो जाएगा अल्फा हो जाएगा, तो दूसरा मूल आपको निकालना होगा। तो एक तो मूल पता हो गया, अब आप ये पता हो गया तो आप इजिली निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं इजिली, आपको पता है कि क्या होता है सम ऑफ मूल या सम ऑफ रूट या मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट, कोई भी एक फॉर्मूला पुट कर लीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। तो सम ऑफ रूट क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। तो बी की जगह पे क्या है, ये है, तो आर माइनस पी माइनस आगे रहेगा बाई ए की जगह पे क्या हो जाएगा, ए की जगह पे क्यू माइनस आर। ठीक है, तो जब भी आप इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पी माइनस आर डिवाइडेड बाई क्यू माइनस आर। ये आ जाएगा 1 प्लस बीटा इक्वल्स टू पी माइनस आर डिवाइडेड बाई क्यू माइनस आर। ठीक है, अब आप जब इसको इधर लेके जाइएगा तो क्या हो जाएगा, बीटा इक्वल्स टू पी माइनस आर डिवाइडेड बाई क्यू माइनस आर माइनस 1। जब आप इसका एलसीएम लिखिएगा तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, पी माइनस आर माइनस क्यू प्लस आर डिवाइडेड बाई क्यू माइनस आर। क्यू से आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, बीटा इक्वल्स टू आ जाएगा पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई क्यू माइनस आर। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो एक रूट 1 हो गया, अल्फा इक्वल्स टू 1 आ गया, अब बीटा इक्वल्स टू ये आ गया। कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही है, P माइनस क्यू डिवाइडेड बाई फर्स्ट ऑप्शन क्या है, आपको सूट करता है। 64 का क्या हो जाएगा, फर्स्ट 64 का क्या हो जाएगा ए। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे लंबा कैलकुलेशन कर दिया, आप यहाँ पे ऐसे भी निकाल सकते थे, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू क्या होता है सी बाई ए। तो सी का वैल्यू कितना है, पी माइनस क्यू, ए का वैल्यू कितना है क्यू माइनस आर। बिना कुछ किए आपका आंसर चला था, अल्फा की जगह पे 1 है तो 1 उधर जाके डिवाइड होता, तो आप इस तरह से भी आप ऐसे करेंगे। ठीक है, ये मेथड थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है, आप ये फॉलो करेंगे, आंसर दोनों तरफ से सेम आएगा। चलिए आप नोट डाउन कीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि एक घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 12 वर्ग सेंटीमीटर। तो उससे पूछ रहा है कि एक किनारे का, मतलब वन साइड पूछ रहा है, दे दिया है कि एक क्यूबाइड क्या टोटल सरफेस एरिया दिया गया है 12 दे दिया गया है। देखो क्यूबाइड ऐसा होता है, जैसे एक क्यूब है, क्यूब के 3D रूप को ही क्यूबाइड बोलते हैं। ये ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। तो इसमें एक फेस है, एक फेस का एरिया क्या होता है ए स्क्वायर, लेकिन इसमें कितना फेस होता है, 6 फेस होता है, तो 6a स्क्वायर हो जाता है टोटल सरफेस एरिया। इक्वल्स टू कितना दिया गया है 12, 6 एक कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2, तो ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2, और इसका आंसर हो जाएगा यही। एक साइड का लंबाई कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2। सारे बच्चे इसका आंसर दे दिए होंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर।
चलिए आप नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लॉग का है, जो मैं लॉग पढ़ाते समय उस क्वेश्चन को बता दिया हूं, तो मैं उस क्वेश्चन को स्किप कर रहा हूं। अगर आप नहीं देखे हैं तो लॉग वाला वीडियो जाके देखिएगा, वहां से आपको मिल जाएगा। लॉग वाला वीडियो आपको एमिंग हाई हिंदी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं वो स्किप कर रहा हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने अंश का कोण अपने समपूरक कोण का दुगना होगा। कह रहे हैं कि कौन सा एंगल जो है, कौन सा कोण है जो अपने समपूरक कोण का दुगना होगा, ठीक है। तो मान लो कोण x है, मान लो कोई एंगल x है, इसका समपूरक कितना होगा, x का समपूरक कितना होगा, मतलब इसमें से अगर आप इसका समपूरक निकाल तो इसका समपूरक कितना हो जाएगा। मान लो ये कोण x है, इसका समपूरक कितना हो जाएगा, समपूरक किसी कोण का समपूरक समपूरक कितना हो जाएगा 180 माइनस x। अब जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि ये कोण, कोई कोण अपने समपूरक कोण का, जिसके साथ का लगा रहता है उससे मल्टीप्लाई होता है, तो अपने समपूरक कोण का दुगना है। दुगना किसके है, समपूरक कोण का, इसलिए x इक्वल टू 2 गुने 180 माइनस एक्स। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू 360 माइनस 2x, या कि इधर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3x इक्वल टू 360। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 12, 36, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 120, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा 120 डिग्री। कौन सा 120 डिग्री पे कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, 120 डिग्री के हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो रहा है, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं, नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइन थीटा इक्वल्स टू 3/5। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि इफ साइन थीटा इक्वल्स टू 3/5, तो आपको निकालना है cos 2 थीटा, ठीक है। cos 2 थीटा का वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला अपने ध्यान में रखना होगा कि cos 2 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस, ठीक है, 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। आप इस फॉर्मूला को ध्यान में रखेंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो आप इस फॉर्मूला को आप यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा अपने नोट वाले कॉपी में, तब यहाँ पे यूज कर लीजिए। तो cos 2 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो आप यहाँ पे जब पुट करेंगे तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, 2 के जगह पे 2, हाँ एसी बंद है, 2 के जगह पे 2 होगा, ठीक है, और 2 के जगह पे 2 होगा, सॉरी। और ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा, इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9/5, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 18/5, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 18/5 का कितना हो जाएगा, आप इसको जब कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रहा है ना, ओ सॉरी 5 का स्क्वायर 25, ये कितना हो जाएगा, जब आप एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 25 माइनस 18 डिवाइडेड बाई 25, तो कितना हो जाएगा, जब आप इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 7/25, ये हो जाएगा आपका आंसर 7/25, ठीक है। नोट डाउन कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। कह रहा है कि दो समरूप क्षेत्रफल के ऊंचाई, त्रिभुज की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात बताओ। ऊंचाई का अनुपात दिया गया। देखिए जब भी अब ऐसा समरूप, मतलब कि इंग्लिश में बोले तो समरूप मतलब क्या बोलेंगे उसको,
थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है मेरे दिमाग से। समरूप समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का मतलब कि जो हाइट का रेशियो दिया है h1/h2 इक्वल्स टू 5:7 दिया गया है, तो इसके क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। तो आप इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाइए। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे समरूप त्रिभुज वाला, तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्षेत्रफल, जब किसी हाइट का या बेस का किसी का भी एक का रेशियो दे दे और उसका क्षेत्रफल पूछे तो कुछ नहीं करेंगे, क्षेत्रफल का अनुपात निकालने के लिए, उसके एरिया का अनुपात निकालने के लिए, रेशियो निकालने के लिए डायरेक्ट इसको स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 25/49। अब ऐसा अपने पास इतना टाइम नहीं है कि हम लोग इसका पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ें, आप इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। कभी कभी हम लोग किसी चीज को जो लंबा होगा उसको शॉर्ट टाइम के लिए ध्यान में रख लेंगे कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे, अगर हाइट का या बेस का किसी का भी रेशियो दिया गया है और एरिया का रेशियो पूछ रहा है तो आप उसको क्या करेंगे, डायरेक्ट स्क्वायर करके उसका आंसर लिख देंगे, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूं। ठीक है, अच्छा ये, हाँ इसका याद आ गया मेरे को, जो समरूप त्रिभुज को बोलते हैं कन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कन्ग्रुएंट ट्रायंगल इंग्लिश वाले बच्चे ध्यान रखेंगे, जब भी कन्ग्रुएंट ट्रायंगल का केस रहेगा और हाइट का रेशियो दिया रहेगा और एरिया का रेशियो पूछेगा तो आप उसका स्क्वायर कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा है कि एक बेलन, एक अर्धगोला तथा एक शंकु के आधार पर, एक ही आधार पर खड़ा है, एक सिलेंडर है, एक हेमिस्फीयर है और एक कोन है, तीनों एक ही बेस पे खड़ा हुआ है, ठीक है, तथा इनकी ऊंचाई बराबर है और तीनों का हाइट सबका बराबर है। तो कह रहा है इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात निकालो। तो चलो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात किसका निकालना है, बेलन रेशियो अर्धगोला रेशियो किसका, शंकु। इंग्लिश वाले बच्चे लिख लेंगे सिलेंडर, हेमिस्फीयर और कोन, ठीक है। तो इसका बेलन का क्या होता है, इसका बेलन का संपूर्ण वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है ना। वक्र पृष्ठ मतलब कि कर्व सरफेस एरिया, CSA। कर्व सरफेस एरिया कितना होता है 2πRH रेशियो, इसका क्या होता है 2πR², इसका क्या होता है πRL, ठीक है। इस तरह से बेलन होता है, ठीक है, इस तरह से शंकु होता है और इस तरह से अर्धगोला होता है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे जगह की कमी में यहाँ पे इस तरह तीनों का हाइट क्या बताता है कि बराबर है, तीनों का हाइट क्या है, बराबर है, और इसका रेडियस भी तीनों का क्या है, बराबर है, ठीक है। तो जब तीनों का रेडियस बराबर है, रेडियस और हाइट बराबर है, तो आप क्या कर सकते हैं, रेडियस को हाइट मान सकते हैं। तो इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, रेडियस के जगह पे हाइट लिख सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं, पहले तो सब में पाई से पाई काट दीजिए, पाई कट गया, पाई कट गया, पाई कट गया, तो क्या बच गया 2। देखिए ये r है, r के जगह पे r और s दोनों बराबर है तो 2r² हो जाएगा रेशियो। ये क्या है 2r² तो है ही, रेशियो ये क्या है rl। l को देखिए ये l है, l इसको बोलते हैं स्लेंट हाइट, ये l है। l निकालने के लिए इसको h बोलते हैं, इसको r बोलते हैं, इसको h बोलते हैं और ये r होता है। तो l बराबर क्या होता है √h² प्लस r², ठीक है। अब h और r क्या है, दोनों बराबर है। तो h और r जब बराबर है तो h की जगह पर भी r लिख सकते हैं, तो r², तो r² प्लस r² क्या हो जाएगा 2r²। l इक्वल्स टू क्या हो जाएगा √2r²। और तो 2 तो रूट से बाहर नहीं आएगा, लेकिन 2 तो अंदर ही रह जाएगा, लेकिन r² में से एक r बाहर आ जाएगा तो r√2 हो जाएगा। तो l की जगह पे क्या लिख सकते हैं r√2। तो r की जगह पे तो r रखे, लेकिन l की जगह पे r√2। तो जब आप इसको करोगे आप तो 2r² रेशियो r²√2, r² से r² कट जाएगा, ये सब कट जाएगा, बच क्या जाएगा 2:2√2। अब आप ऑप्शन देखिए कि इस तरह का कोई ऑप्शन दिया है, कोई ऑप्शन इस तरह से नहीं है। तो आपको और क्या कर सकते हैं, अब देखिए इस 2 के जगह पे क्या लिख सकते हैं, दिख रहा है ना यहाँ तक 2√2 ऐसे लिख सकते हैं, √2 into √2, बिल्कुल हाँ, क्योंकि √2 into √2 क्या होता है 2 तो ही होता है, रेशियो। इसको भी लिख सकते हैं √2 into √2 और ये तो √2 है ही। ये देखिए सब इस √2 से ही √2 कट जाएगा और ये एक एक √2 सब कट जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पे एक √2 बच जाएगा,
तो यहाँ पे मैं लिख दूं, यहाँ पे √2 रेशियो √2 और यहाँ पे तो कुछ नहीं बच रहा है तो 1। तो इस तरह का आंसर कौन सा है? √2 और रेशियो 1। बी ऑप्शन है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कुछ कैलकुलेशन आप ध्यान में रखेंगे तो आप इस क्वेश्चन को कर जाएंगे। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है जो मैं दोनों को बता दिया हूँ। एक क्वेश्चन को लॉग के टाइम में बता दिया था और एक क्वेश्चन को क्या उसको सर्कल के टाइम में बता दिया था। तो वो दोनों मैं क्वेश्चन को छोड़ दे रहा हूँ। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ। इसमें लगातार 2-3 क्वेश्चन मैं बता दिया हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है मैं वो बता दे रहा हूँ। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वर्ग का विकर्ण 15√2 है। 50 विकर्ण दिया हुआ है। ऐसा क्वेश्चन तो मैं नहीं बताना चाह रहा था लेकिन फिर भी बता रहा हूँ। विकर्ण का वैल्यू दिया है 15√2। तो आपसे भुजा पूछ रहा है। तो वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? भुजा √2। भुजा √2 इक्वल्स टू कितना होगा? 15/4 √2 से √2 कट जाएगा तो भुजा का वैल्यू कितना आ जाएगा? भुजा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 54। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए मैं बता दूं, इसका विकर्ण मतलब डायगोनल दिया गया है 54√2। तो आपको क्या होता है? डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है? साइड इंटू √2। √2 से √2 खत्म हो जाएगा तो साइड का वैल्यू कितना हो जाएगा? 54 आ जाएगा। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कीजिए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट और अभी लास्ट क्वेश्चन होगा आज के क्लास का। चलिए नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अगर एक दिया गया है समीकरण px² प्लस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ये एक इक्वेशन दिया गया है। कह रहा है कि अगर इसका मूल बराबर हो मतलब रूट्स इक्वल हो तो p का मान क्या होगा? तो जब भी आप ध्यान में रखिएगा, रूट जब इक्वल होता है किसी इक्वेशन का रूट मतलब मूल बराबर होते हैं तो उसके लिए d इक्वल्स टू क्या होता है? 0 होता है। और d इक्वल्स टू क्या होता है? b² माइनस 4ac। तो b² की जगह पे कितना है? 4 का स्क्वायर माइनस 4। a की जगह पे कितना है? p इंटू c की जगह पे कितना है? 3 इक्वल्स टू 0 होता है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 16 माइनस 12p इक्वल्स टू 0। तो 12p इक्वल्स टू, इसको इस साइड लेके चला है तो 12p इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 16। तो p इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 16/12। 4 से काटिएगा तो 4 होगा 16, 4 12। 4/3 आ जाएगा आपको p का वैल्यू। 4/3 क्या आ जाएगा? p का वैल्यू। तो आपका आंसर कौन हो जाएगा? b। ठीक है, चलिए इस तरह से आज के क्लास को अंत करते हैं यहीं पे। और आप देखते रहिए विलेज स्कॉलर यूट्यूब चैनल। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। जितना ज्यादा शेयर करेंगे मुझे भी उतना ही मजा आएगा और आपको उतना ही तेजी से वीडियो मिलेगा। तो आप शेयर करें। शेयर नहीं करते हैं इसलिए मुझे उतना मजा नहीं आ पाता। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इस चैनल पे लाएं, तब आप देखें, मजा आएगा आपको। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।